नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। कंगना शिंदे और गिरिराज सिंह ने कहा, संसद में अप्रामाणिक तथ्यों से ठेस पहुंची गर्मियां। बजट 2026-27 का मेगा ऐलान। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से 50 शहर जुड़ेंगे। 350 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शशि थरूर का बयान। समझौता लंबे समय से अटका। वेनेजुएला तेल पर अमेरिकी रुख चौंकाने वाला नहीं। पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा विवाद गरमाया। शंकराचार्य से मुलाकात। निलंबित को हाईकोर्ट में चुनौती के संकेत। बारामती विमान हादसा। दिवंगत गार्ड के परिवार से मिली डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार। भावुक मुलाकात में हर मदद का वादा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि संसद के भीतर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और उत्पात भी मचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो किताब अब तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, उसके तथ्यों को विश्वसनीय कैसे माना जा सकता है, और यदि तथ्य सही है तो अदालत का रुख क्यों नहीं किया गया। कंगना रनौत ने बिना प्रमाणित तथ्यों को अधृत करना और एक बड़ा जुर्म बताते हुए इसे संगीन अपराध की श्रेणी में रखा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि संसद में सदन नियमों से चलता है और अप्रमाणित व अप्रकाशित तथ्यों को संसद में देश के खिलाफ रखना तथा बाहर जाकर भारत की छवि खराब करना उनकी आदत बन गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे और अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद इस तरह के बयान देना अनुशासनहीनता है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, मचाया जा रहा है। जिस बुक को एक तरह से पब्लिश ही नहीं किया गया क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट से उन लोगों ने, क्योंकि हम भी सेंसस सर्टिफिकेट लेने के लिए हर तरह के प्रमाण देते हैं और जिसको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो प्रमाणित नहीं होते। तो जो चीज प्रमाणित नहीं है उसको आप कोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये एक जुर्म है, ये एक संगीन अपराध है, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है। वो मतलब ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, फॉर पार्लियामेंटेरियन, जो वहां पे 1 घंटा उन्होंने ये उत्पात मचाया। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से स्पीकर साहब बार बार नियमों का हवाला दे रहे थे, चाहे वो 353 का हो, 349 का हो, कि अगर आप कोई आरोप अनर्गल झूठ लगाना चाहते हैं तो उसका साक्ष्य दीजिए, उसको सदन के पटल पे रखिए। लेकिन रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी पूछ रहे थे, गृह मंत्री जी पूछ रहे थे कि आखिर
अगर वो किताब छपी है जिसके आधार पर आरोप लगाना चाहते, जो मैगजीन है, वो नहीं कह रहे थे। तो इससे एक लीडर ऑफ अपोजिशन को उसको सदन की मर्यादा रखनी चाहिए। सदन कैसे चलेगा? क्या मतलब सदनीय नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, स्पीकर की रूलिंग से चलता है? ये पहली बार हुआ होगा शायद आजादी के बाद कि 5 बार कहने के बाद अगर उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? सरकार के द्वारा तैयार किया हो गया दस्तावेज होता है, जो सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, सरकार के प्रोग्राम होते हैं। उस पर आप आलोचना करिए, उस पर जितना आप चाहिए सरकार के खिलाफ कहिए, लेकिन वो आज जिस तरह से वो आए थे, सोच समझ करके आए थे। लगातार सरकार हो, स्पीकर हो, सभी कह रहे थे, लेकिन वो बार बार एक ही शब्द का उल्लेख करके सदन को व्यवधान पैदा करना, और सबसे बड़ी बात स्पीकर की रूलिंग को न मानना, तो हर सदस्य के लिए बाइंडिंग है। आज तो एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र पे कुठाराघात किया है। इस सदन में प्रिविलेजेज हैं सांसदों को, लेकिन वो सांसद को प्रिविलेज उस जो रूल्स एंड प्रोसीड्योर है उसी के अंतर्गत है, न कि आप इस फोरम का दुरुपयोग करके आप कोई इस तरह का अनर्गल पूरे देश में आरोप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साक्ष्य देना होगा। मैं तो कहता हूं निश्चित तौर से जो उन्होंने आज आचरण किया है वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि राहुल जी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे, एलओपी होकर के नियम को तोड़ रहे थे। सभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह पर वो इस ढंग का बयान दे रहे थे, और मैं इसको कहूंगा कि अनुशासनहीनता था, बचकाना था, और ये बचकाना शायद अगर उनको कोई कहता कि जरा जल्दी बता दें कि चाइना से जो अपने फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया था उसी की वकालत कर रहे थे क्या? एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई है जो कहीं पर भी प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसको ऑथेंटिकेट किसी ने नहीं किया है, ऐसी बात खुद के देश के खिलाफ इस पार्लियामेंट में रखना उनकी आदत बन गई है। बाहर जाकर भारत के बारे में बुराई करना उनकी आदत बन गई है। तो मुझे लगता है उनको भी समझना है कि एक बार रूल के ऊपर तो आप नहीं हो। जब पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय कंटिन्यूसली आपको रूल बुक बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, उसके बावजूद आप रूल्स के विरोध में जाकर वही बात बार बार, तो मुझे लगता है कि ये बात उनको भी समझना है, उनकी पार्टी को भी समझना बहुत जरूरी है। बजट सत्र को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि महामहिम का अभिभाषण संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल कार्यपालिका के प्रावधान होते हैं और विधायिका के प्रति सरकार की ओर से अब तक की उपलब्धियों और आने वाले कार्यों की रूपरेखा सदन के समक्ष प्रस्तुत करना उनका कर्तव्य है। मंत्री ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं दोनों सदनों में रखी गई हैं, जिन पर अगले 2 कार्य दिवसों में चर्चा होगी और इस पर मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे। अभिभाषण के बाद विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों के विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और सभी विधायकों से सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि इस बैठक में कई नए विधायक भी शामिल हुए हैं। महामहिम के अभिभाषण के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सब एनडीए के 5 घटक दलों के लगभग सभी विधायक उपस्थित थे और 5 दलों के जो नेता हैं, चाहे सदन नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, दोनों उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और सारे सदस्य से यही अनुरोध किया गया है कि वो सदन में पूरे समय तक रहें। और ख़ास तौर से इस बार चूँकि नए सदस्यों की संख्या भी काफ़ी है, इसलिए उन लोगों से भी हम लोगों ने उनको सलाह दी है कि आप जितने अधिक देर तक सदन में रहेंगे
उतना ही अधिक सदन की प्रक्रिया से आप अवगत होंगे, वाकिफ होंगे, जो आपके संसदीय जीवन को काफ़ी कामयाब। बिहार विधानमंडल के दोनों सदन को आज राज्यपाल आरिफ खान ने संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत उल्लेख किया। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सदन में सियासी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, जहां विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं सत्ता पक्ष ने अभिभाषण का खुलकर समर्थन भी किया। बहुत अच्छा रहा और जो 5 साल काम किए जाने हैं उसका उन्होंने एक तरह से रोड मैप जो सरकार ने तैयार किया है उसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया और उनके अभिभाषण से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और हम लोग को प्रसन्नता इसलिए है कि बिहार में अब तेज़ी से और काम होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 को शुरुआत किए हैं उसके तहत युवाओं को रोजगार और किसानों को खेत में काम करने का अवसर मिलेगा और महिलाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10-10 हज़ार रुपया की राशि दी थी और उनका काम और भी आगे तेज़ी से चले, इसके लिए उन्होंने घोषणा किए थे कि हम लोग 2 लाख रुपया और देंगे, तो 2 लाख रुपया और देने की भी बात आज माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने कहे हैं। तो हम लोग को भरोसा है इस बार जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि देश के 2-3 विकसित राज्य के श्रेणी में बिहार आएगा, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के अंदर में तेजी से काम होगा और बिहार तेजी से विकास करेगा। विपक्ष अपना किरदार निभा रहे हैं और हम लोग तो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं। मैं चाह रही हूँ कि सभी पत्रकार हमको एक स्पेस दे ताकि मैं धीरे धीरे सीखते सीखते आप सभी लोगों को बोलने की स्थिति में। माई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट ग्रेट क्योंकि मैं आज के दिन मुझे बहुत कुछ समझने को मिला, पूरी कार्रवाई कैसे होगी, किस प्रकार की प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, क्योंकि बजट सेशन टीवी में जैसे दिखने में लगता है, जैसा मैंने देखा है तो पीछे 15 दिन पहले से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए केस पर आप क्या सोचती हैं? जहां तक महिलाओं को सशक्तिकरण करने की मामला है, नीट छात्रा के साथ कोई न्याय नहीं मिला और महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों के साथ कोई रोजगार नहीं मिल रहा, केवल घोषणा है और घोषणा से सरकार ये चल रही है और पता नहीं बिहार के लोग कब सोचेंगे। हमको तो लगता है इस बार बिहार के लोग काफी सोचे जरूर थे, लेकिन ईवीएम का जो खेला हुआ उसमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, ईवीएम के खेला में। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को 1 मिनट भी एनडीए सरकार को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न नौजवानों के बारे में सोचे, न बेरोजगारों के बारे में सोचे, न महिलाओं के बारे में सोचे, न किसानों के बारे में सोचे और न मजदूरों के बारे में सोचे, न आम आवाम के बारे में लोगों का सोचे। देखिए, धान अधिप्राप्ति का मामला चल रहा है। बिहार विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। कल बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने सरकार पर हमला बोला। जहां एक तरफ आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि कल केंद्र का बजट आया वह निराशाजनक था बिहार के लिए, और कल बिहार का बजट आएगा तो देखिएगा वह भी निराशाजनक रहेगा। वहीं अभिभाषण को लेकर विपक्ष के विधायक रणविजय साहू ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा लिखा गया खत को सिर्फ राज्यपाल ने पढ़ दिया। 2005 की दुहाई हमेशा देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हमने 2005 से 26 तक क्या क्या किए, क्योंकि जिस प्रकार बिहार से एनडीए की सरकारों ने जनमत है उसका फर्ज तो अदा करना चाहिए था बजट में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रणविजय साहू जी हैं, राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, महामहिम ने जो कसीदे पढ़े हैं, सरकार के द्वारा लिखे हुए कसीदे, लगातार वही बातें दोहराई जा रही है कि 2005 के पहले क्या था। तो 2005 के पहले पीएमसीएस था, 2005 के पहले एनआईटी था, 2005 के पहले पटना हाई कोर्ट था, तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो अपनी पीठ अपनी ठपथाना, उसी प्रकार से महामहिम ने पढ़ने का काम किया। महामहिम ने ये नहीं बताया कि बिहार में 6,000 रुपया ही आज प्रति व्यक्ति आए, इसमें बढ़ोतरी कितने दिनों की हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों के आय दुगुने नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है उसमें कितने लोगों को पकड़े जा रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल और तमाम महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ा है। तो महामहिम ने इस पर प्रकाश नहीं डाला।
कहीं ना कहीं सरकार को पीठ थपथपाने का काम किया है। सरकार के द्वारा लिखी हुई रहती है, उसी के तो राज्यपाल व्याख्या करते हो। चाहे आपकी भी सरकार रही तो आपकी भी 2015 में सरकार थी तो आप लोग, लेकिन ये बिहार की सच्चाई नहीं है, बिहार की सही तस्वीर नहीं है। बिहार की सही तस्वीर है अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहा है, लड़कियों का शोषण हो रहा है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। पटना पुलिस पर भरोसा नहीं सरकार को, लगातार सीबीआई को केस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है, देख रही है और इन मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरते रहेगा और सरकार को मजबूर करेगा अपनी बात। कल देश का बजट आया और कल बिहार का बजट इस सदन में पेश किया जाएगा, तो किस तरीके से बजट को अब तो बिहार को तो हमेशा ये लोग झुंझुना थमाने का काम करते हैं। यानी बिहार में 202 माइंडेड मिला, बहुमत मिला, लेकिन लगातार हो क्या रहा है? आज बिहार को क्या मिला? तो बिहार का भी जो बजट है ठगने वाला होगा। इन्होंने कहा अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा महंगाई भी कम करेंगे, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, सुशासन देने का काम करेंगे, लेकिन लगातार बिहार में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, लड़कियों की अस्मत लूटी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। चलिए, विपक्ष जो है पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी। बता दें कि कल जो है बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और देखने वाली बात यह होगी कि बजट में क्या कुछ बिहार के हित के लिए और साथ ही साथ जो अभी एनडीए की मौजूदा जो सरकार चल रही है 202 सीट जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, उसके लिए क्या कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन था। बता दें कि सदन खत्म हो गया। कल जो है बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण जी हैं। कल बजट पेश होने वाला है बिहार का, कल देश का बजट आया, किस तरीके से देख रहे हैं? कल देश का बजट आया, बिहार की घोर उपेक्षा हुए और मैं तो हस्तप्रद हूँ कि हम बिहार की सरकार केंद्र के सहयोग से चलती है, लेकिन हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हक और हिस्से को मांगने में नाकामयाब रही। बिहार को जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, कहीं जिक्र तक नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है नैतिकता के आधार पे गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके बारे में सोच ही नहीं रही है केंद्र सरकार, आपके बिहार के विकास के लिए कुछ मदद ही नहीं कर रहे हैं, तो आप काहे उसके ढो रहे हैं? एक और दूसरी बात, जो बिहार का कल बजट आने वाला है, मैं कोसी कछार के इलाका से आता हूं, मैं तो चाहूँगा वित्त मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री से कि कोसी कछार के इलाके पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। और जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े हुए इलाके पे आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। जब बजट आया था उससे पहले जो सरकार पत्र लिखी थी कि कोसी के लिए खासकर ध्यान दिया जाए, बाढ़, क्योंकि बिहार का कोसी जो है को शोक नदी है, तो वहाँ के लिए क्या ध्यान दिया जाए, लेकिन तो सर ऐसा तो बजट में ध्यान दे रहा है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये पीछे लगे हुए रहते हैं, केंद्र सरकार के पीछे लगे हुए रहते हैं, इनका ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान देते तो बिहार को विशेष पैकेज मिलता, उद्योग कल कारखाने की बात होती, रोजगार की बात होती, पलायन रोकने की बात होती, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। प्रचंड बहुमत मिला, 202 प्रचंड बहुमत है कि प्रचंड साजिश था, इस बात का दरियाफ्त होना जरूरी है। साफ तौर पे थे आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत नहीं, प्रचंड साजिश के तहत जो है कल जो देश का बजट आया। अब देखने वाली बात होगी कल जब बिहार का बजट आएगा तो क्या कुछ होने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा और व्यापक रोडमैप पेश किया है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में विकास, निवेश और रोजगार को लेकर स्पष्ट दिशा दिखाई गई है, लेकिन विपक्ष इसे समझने की बजाय राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर खड़गे इस बजट के विजन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। वाराणसी दिल्ली में नया स्पीड रेल कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेस को 22,750 करोड़ का अतिरिक्त बजट सपोर्ट और इसी तरह से युवाओं के लिए इतने नए अवसर और बिना कोई कर वृद्धि किए देश के आर्थिक विकास का इतना बड़ा रूपरेखा खींचा है। इसे गंभीरता से खड़गे जी को भी लेना चाहिए और नहीं ले पा रहे हैं तो खड़गे जी को स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए।
अब उनके पास विचार शून्यता आ गई है। वाराणसी दिल्ली में नया देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए बजट 2026-27 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। इन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और वाराणसी समेत देश के 40 से 50 बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन परियोजनाओं पर करीब 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा और इन ट्रैकों पर ट्रेन 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सरकार इसके लिए स्वदेशी वंदे भारत हाई स्पीड प्लेटफॉर्म के साथ जापानी बुलेट ट्रेन तकनीकी का भी इस्तेमाल करेगी। फिलहाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसके 15 अगस्त 2027 तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नए कॉरिडोर के तहत ट्रेन हर 100 से 150 किलोमीटर पर रुकेगी, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन बिहार में वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी, जो राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बात है बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में भारत अमेरिका व्यापार समझौते और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता काफी लंबे समय से अटका हुआ है, लेकिन तेल के मोर्चे पर मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वेनेजुएला, ईरान और रूस के तेल पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप देश सीमित मात्रा में अन्य तेल, अमेरिकी तेल और मध्य पूर्वी तेल आदि खरीद रहे थे। It could help, though the deal has been hanging fire for a very long time, as you know, the Indo-US trade deal. But on the oil front, I must say that this doesn't surprise me, because, you know, what had happened was that Venezuelan oil, Iranian oil and Russian oil have all been sanctioned by the Western countries. And as a result, countries were buying limited supplies of other oil, US oil, Middle Eastern oil supplies and so on, Nigerian oil. There are some major suppliers, and they were essentially a finite quantity of oil being bought by an increasing number of purchasers. India was able to ease the pressure on the limited supply by buying Russian oil with the consent and knowledge of the Western countries. But now that Mr. Trump has cracked down on that and imposed a 50% tariff on India, that becomes unviable. And even for companies buying sanctioned Russian oil, they too face the prospect of facing sanctions from the US and others, and they have other businesses they have to think about. So obviously there's already been a significant drop in purchase from Russia. Now, if you don't increase that from another source, inevitably oil prices would increase everywhere, because what's happening is more buyers focusing on limited quantities of a certain item, in this case oil. So it was essential from the American point of view, because they also don't want prices going up at the pump. The American voter would be affected. So it was essential that when they tightened the screws on Russia, that they have to open the spigot on Venezuela. And they, after their action in January, this is very much, very openly one of the purposes of decapitating the Venezuelan government, was to ensure that the newly sort of obliging administration in Venezuela would once again be able to release oil onto the international market. American companies would be producing it, and that countries like India, which were buying Iranian and Russian oil before, would now buy Venezuelan instead. But the logic is, from India's point of view, it will not cost us significantly more, because world oil prices will remain stable, since you've got 2 countries sanctioned, but a third one is being unsanctioned. And therefore the amount of oil coming into the global oil pool will ensure that prices remain stable.
यूजीसी के 13 जनवरी को जारी नए बिल और प्रयागराज माघ मेले की मौनी अमावस्या पर ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पालकी सहित संगम स्नान से रोके जाने के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री इन दिनों चर्चा में हैं। रविवार को वाराणसी पहुंचकर उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, जबकि सोमवार को प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से अपने निलंबन नोटिस को लेकर कानूनी सलाह की। उन्होंने संकेत दिया कि निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अग्निहोत्री ने SC/ST कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बताया और इसे खत्म करने के लिए 6 फरवरी तक विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर 7 फरवरी से दिल्ली कूच पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार किया और केंद्र सरकार की कार्यशैली की आलोचना की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नरम रुख अपनाते हुए कहा कि स्वर्ण नेताओं से भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आने की अपील की है। फिलहाल उन्होंने किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की संभावना से भी इनकार कर दिया है। देश इस समय बहुत ही अस्थिरता की स्थिति में जूझ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, जो रिपब्लिक, वो बिल्कुल इस समय छिन्न भिन्न हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य जो सरकार में संबंध अच्छे नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में देखें। कहीं न कहीं इतना हस्तक्षेप है जो केंद्र सरकार के पास जो तंत्र है उसको, जो मैं आजकल केंद्र सरकार की जगह उनको वेस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, काले अंग्रेजों की कंपनी है जो 2 लोगों के द्वारा रन की जा रही है, जिसमें माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, दोनों जो है CEO और MD की हैसियत से इस कंपनी को रन कर रहे हैं। अब इस सरकार के पास 3 केंद्रीय तंत्र हैं जिसके माध्यम से ये जो यहाँ के MP MLAs या विभिन्न जो राज्यों के CM हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें आपका जैसे आपके ED हो गई, प्रवर्तन निदेशालय हो गया, आपके CBI है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और इनकम टैक्स आयकर विभाग जो है, इनके माध्यम से एक नकेल कसते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा UGC रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत के गजट में प्रकाशित हुआ, इसमें पूरे देश में उबाल आया। मैंने अपने संगठनों, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक भी हैं और अलग अलग रूप से कई सभाओं से, कई कानून, जो अपने किसान यूनियन के संगठन हैं, अलग अलग लोगों के संगठन है, सब समाज के, OBC समाज के, क्षत्रिय करणी सेना, इन सभी से कनेक्टेड रहते हैं, ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण सेना। जब इनको हमने बताया कि ये चीज़ आपको है, ये एक तरीके से देश में सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट कर देगी, तो प्रथम जो इसमें बरेली में ही हम लोगों ने पहला धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन अब देश में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही थी। लेकिन तब भी देखा कि जो इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे आप लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले हमें लगता था कि गोदी मीडिया जैसे कॉन्सेप्ट, बट इसके बाद समझ में आया कि इतना महत्वपूर्ण इशू है, इसको भी ये लोग पिकअप नहीं कर रहे। तब ये हुआ कि जो जैसे ही हम लोग रिजाइन करेंगे तब ये चीज़ हाईलाइट होगी, क्योंकि तब लोगों को समझ में आएगा कि यस, इसमें कुछ बहुत ही सीरियस चीज़ है जो अभी तक हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, देश इस समय बहुत ही अस्थिरता की स्थिति। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।